नमस्कार, मैं एडवोकेट बबीता फोगाट आप सभी का गरिमा टाइम्स पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक नए जजमेंट के साथ। और इस बार हम लेकर आए हैं आईपीसी की धारा 308। हमारे साथ है सुरेंद्र लोहरा एडवोकेट, जो आपको बताएंगे कि 308 का मतलब क्या है। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि जो आईपीसी की धारा 308 है उसको आप बताइए कि ये एग्जैक्ट में है क्या और कब ये एग्जीक्यूट हुई है। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों का भी स्वागत। 308 आईपीसी की सेक्शन तो बहुत पुरानी है। जब से आईपीसी का कानून बना है तब से 308 इसमें 308 है कपेबल होमिसाइड, यानी कि गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना। तो इसमें क्या है कि आदमी की मेंटल स्टेटस चेक करके या इंजरी जो है उसके हिसाब से ही सेक्शन लगती है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि पुलिस ने किस तरीके से उनको कैसे कहाँ से ज्ञान आया कि मोस्टली केसेस में जो भी हेड इंजरी थी, नेक से ऊपर जो भी इंजरी थी, उनमें 308 उन्होंने लगानी शुरू कर दी। तो मुकदमे एकदम से 308 के बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये खासकर दिक्कत आई हमें गर्मियों की छुट्टियों में, समर वेकेशंस में। हमने कोर्ट के आगे ये बातें रखी कि मोस्टली केसेस में क्या हो रहा है जी, पुलिस अरेस्ट कर रही है, बाद में 308 में मेडिकल ओपिनियन आता है तो चोटें सारी सिंपल मिलती है। वो केस बनता है 323 का, 323 का। लेकिन क्योंकि 308 लगी है, सेशन ट्रायल केस है, नीचे से बेल रिजेक्ट होनी है, फिर ऊपर लगनी है सेशन केस में, सेशन कोर्ट में, तो उसके बाद बेल होने टाइम लग जाता है। और एक्यूज को बिना मतलब के उसकी कन्फाइनमेंट हो जाती है, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन की कई केसेस में हुई है। तो ये इलीगल कन्फाइनमेंट है। सर बीच में पूछना चाहूँगी, अभी तक आप बता सकते हैं इसके कितने केसेस आए होंगे? मेरे अपने ज्ञान के अनुसार पिछले 4-5 महीने में 190 से ऊपर केसेस 308 के हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हुए। और जबकि पिछले 10 साल में केवल 34 केस 308 के दर्ज हुए थे। तो ये जो भरमार आई तो हमें भी जरूरत पड़ी और कोर्ट को भी जरूरत पड़ी कि इसके ऊपर कोई विजन क्लियर होना चाहिए। तो हमने ये जो स्टेट वर्सेस राकेश केस था, इसमें पहले तो अपना लड़ाई इसमें लड़ी और मंगलेश चौबे जी की कोर्ट में केस था। एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट वो उस दिन कोर्ट को इस केस को देख रहे थे। तो इसमें हमने आर्गूमेंट करी और ये पक्ष रखा कि जी 308 में यही होना चाहिए, पुलिस अरेस्ट करे लेकिन आफ्टर मेडिकल ओपिनियन के करे, ताकि केस क्लियर हो जाए कि हाँ भी 308 उस पर बनती थी कि नहीं बनती थी। 90% से ज़्यादा केसों में है कि 308 बनती नहीं थी। मेडिकल ओपिनियन बाद में आए हैं तो वो 308 बनी नहीं, 308 हट गई, लेकिन आदमी 15-20 दिन अंदर रह गया। तो एक क्योंकि लार्ज कम्युनिटी को इफेक्टेड कर रही थी तो हमने वहाँ पे आर्गूमेंट करी, उनको ये बात समझाई तो उनकी समझ में आई, तो उन्होंने एक डायरेक्शन निकाली। 13/6/2023 को उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उसमें क्लियर लिखा। और हमने ये भी आर्गूमेंट उनके आगे रखी कि ये जो अपना दिनेश शांतिल वर्सेस स्टेट केस है और अपना एक और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस है, उनमें क्लियर ये आया था कि जो लोअर ट्रायल केसेस हैं जिनमें सजा का प्रावधान कम है, तो उन केसेस में अरेस्ट अगर जरूरी ना हो तो अरेस्ट ना की जाए। इसमें कोर्ट ने पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं कि उन्हें किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें फिर ये हुआ कि कोर्ट ने एक डिसीजन वो अपना निकाला, अपना ऑर्डर पास किया, अच्छा लंबा सा, अच्छा बहुत ही बढ़िया, उसमें क्लियरिटी उसमें आई कि विदाउट मेडिकल ओपिनियन आप 308, पहले तो प्राइम फेसिया आप देखो 308 बनती है कि नहीं बनती है, ये उसमें लिखा। प्राइम फेसिया अगर 308 बनती है, चलो आपने FIR 308 में दर्ज कर दी, उसके बाद मेडिकल ओपिनियन लो और उन चोटों के हिसाब से मेडिकल ओपिनियन के हिसाब से देखो 308 का केस बनता है या नहीं बनता है। 308 बनता तो आप अरेस्ट कर लो, 308 नहीं बनता तो आप सेक्शन अमेंड करके उसके हिसाब से कर लो। उसमें ये भी लिखा था कि आप FIR दर्ज कर दो, 308 आपको नहीं लग रही, आप बाद में मेडिकल के 308 लगा भी सकते हो, दोनों चीज़ें आप हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, लेकिन अरेस्ट इतनी नेसेसरी नहीं है। लेकिन 308 इसलिए लगा रहे हैं कि उन दोनों केसों को सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उनको बाईपास कर सके। तो इस पूरे केस में ये है कि आपके आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने पुलिस को जजमेंट दिया, एक रणनीति तैयार की कि किस तरह से उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, पुलिस ने कहा कि आप 308 में अरेस्ट तो भी डालोगे जब आपको ये लगे कि मेडिकल ओपिनियन में ही आ जाए चोटी ग्रीवेंस थी, सिंपल इंजरी नहीं थी, ग्रीवेंस उसको इंजरीज थी, उसके बाद अरेस्ट करो। फिर ये भी इसमें साथ में दिया था कि अगर इसकी वोलेशन करेगा इस रूल की, वो उन्होंने जो ऑर्डर निकाला वो हर थाने में उन्होंने भिजवाया, हर SHO को उन्होंने भिजवाया बाकायदा, और उसमें लिखा कि अगर कोई इसकी वोल्यूशन करता है उसमें IO और SHO उस थाने का वो जिम्मेवार होंगे और वो कंटेम्प्ट बनेगी उनके ऊपर।
तो आप हमें ये बता सकते हैं कि पब्लिक के लिए किस तरह से फायदेमंद ये चीज़ रही? अब मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इसका आगे बता कर दूं कि दीजिए। अब ये लेटेस्ट क्या आया। जी। फिर उन्होंने इसकी अपील डाल दी, ठीक। रिवीजन डाल दी, सॉरी रिवीजन डाल दी। तो ये राकेश सिंह की कोर्ट में है। राकेश जी आजकल छुट्टियों पर चले हुए हैं मेडिकल उसमें। तो महेश कुमार जी ने ये सुना। तो मेरे साथ बल्कि राजवीर फोगाट जी थे, प्रधान जी थे, लोकेंद्र जी फोगाट जी थे, मेरी सारी टीम थी, रेणु शास्त्री मैडम थे, वरुण कौशिक था, शक्ति सिंह थे, आर के पांडे थे, सारे वकील हम वहाँ पे आर्गूमेंट करी सबने। तो उसमें फिर ये आया, इन्होंने और उसको डिफाइन किया। जैसे उसने अपना रिविजन में डाला था कि मजिस्ट्रेट को तो पावर ही नहीं है, ये तो हाई कोर्ट को पावर होती है, लेकिन 156 जो है CRPC उसमें डिफाइन कर रखा है। तो इसमें फिर ऑर्डर में उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो डिफाइन की। पहले उनके पॉइंट बनाए और फिर उसको पूरा हर पॉइंट को पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके जितनी उनकी पावर है उसमें ये आया कि मजिस्ट्रेट जब ये FIR दर्ज होती है तो पहले मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट पे, और जो उनका सुपीरियर ऑफिसर होता है DSP भेजते हैं। उसका भेजने का मतलब ये है कि ताकि वो उसको देख सकें, ये नहीं है आई और FIR इधर रख दी, ताकि वो उसको देख सके FIR सही दर्ज हुई है कि नहीं हुई है, फैक्ट के हिसाब से सेक्शन लगे हैं कि नहीं लगे हैं, सेक्शन कम है या सेक्शन ज़्यादा लगने चाहिए, सारी चीज़ उसने देखनी होती है। उसके बाद 156 में उन्होंने डिफाइन किया है अब श्री महेश कुमार जी AS रोहतक ने, कि इसमें आप मजिस्ट्रेट उसमें डायरेक्शन भी दे सकता है, IU को डायरेक्शन दे सकता है, और उसने उसको अपना जो है इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है वो उसको विजिलेट भी कर सकता है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से उसमें ना तो एक्यूज को कोई नुकसान हो और ना ही कंप्लेंट को कोई नुकसान हो, वो पूरा विजिलेट करेगा उसको। और सेक्शन अमेंड करनी है या री इन्वेस्टिगेशन करनी है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो भी डायरेक्शन वो निकाल सकते हैं। ये मजिस्ट्रेट को पावर उन्होंने पूरी की पूरी वो डिफाइन की है। और उसके बाद उन्होंने और फर्दर आगे जाते हुए एक चीज़ इसमें और लिखी है महेश कुमार जी ने इस वर्डिक्ट में, कि इसमें SP को और DIG को भी उसमें रिस्पॉन्सिबल किया है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप देखें कि 308 की जो वायलेशन हो रही है उसको आप देखें। तो इसकी कॉपी उन्होंने बाकायदा अपने ऑफिस से IG रोहतक, रेंज रोहतक को और SP रोहतक को भी उन्होंने खुद दी, हाँ, ताकि इस मामले में न्याय हो सके। और जिसमें एक लार्ज कम्युनिटी अफेक्टेड हो रही है। एक तो पीछे क्या हुआ, एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एक्सीडेंट के केस में 308 लगा दी। अब 279 के साथ 308 तो लग ही नहीं सकती, 279 है नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस आ गई तो उसमें कल्पेबल होमिसाइड कहाँ से आ गया, गैर इरादतन होता कहाँ से आ गई। अब नेग्लिजेंट वे में आई ड्राइव माई व्हीकल इन ए नेग्लिजेंट वे एंड रस एंड नेग्लिजेंस वे ड्रोव माई व्हीकल एंड आई हिट एनी पर्सन। यहाँ पर पुलिस की पूरी लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। पुलिस लॉ का वॉल्यूशन कर रही थी, पुलिस के अपने फायदे थे इसमें। और जैसे तो चलो एक इतने बड़े उस प्लेटफार्म पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन को इस तरीके की, लेकिन पुलिस को अपने फ़ायदे थे और पब्लिक को लार्ज कम्युनिटी इसमें इफेक्टेड होती। एक तो मेरे जैसा आदमी, आप जैसा आदमी या कोई भी भाई साहब जैसा आदमी, मान लो इस केस में 308 लगी, सिंपल इंजरी है और कल को अंदर चले जाए, 15 दिन अंदर रहा है, उसका सारा करियर स्पॉइल हो जाएगा। दूसरी बात, जो नए बच्चे हैं, बेरोजगार टाइप से बच्चे हैं, मान लो उन बच्चों पे 308 लगी, बनती है नहीं, 15-20 दिन अंदर रह आए, काम धंधा उन पे है नहीं, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हो सकता है वहाँ पे जो क्रिमिनल के बीच में रहेंगे, मेंटली तो सोसाइटी के लिए बहुत थ्रेट था। हाँ, सोसाइटी के लिए बहुत थ्रेट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये कहती है कि भाई कोई भी एक गलत आदमी अंदर ना रहे, गलत आदमी को सजा ना हो, चाहे 10 भी गुना छूट जाए। पर सर ये तो एक बेसिक चीज़ है, जब रास्ते में कोई भी इंसिडेंट होता है, आम आदमी तो सबसे पहले पुलिस के पास ही जाता है। अगर वहाँ पर पुलिस की गड़बड़ हो जाती है तो हर्जाना तो उस आम आदमी को ही भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो सिस्टम था, ये पुलिस राज की तरफ जा रहा था, कानून राज की बजाय ना पुलिस राज की तरफ जा रहे थे। तो ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं पुलिस को ठीक करेगा, या उसकी कार्रवाई में दिशा निर्देश दिए गए कि वो अपनी कार्रवाई पे लगाम लगाए जो अननेसेसरी एट दिस स्टेज तो जुडिशरी ने बहुत बड़ा डिसीजन दिया है। ये वर्डिक्ट कोई आम वर्डिक्ट नहीं है, ये स्टेट वर्सेस राकेश का वर्डिक्ट नहीं है, ये पूरी 308 के लिए, एक पूरे बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए तो है, ये पूरे प्रदेश के लिए भी एक वर्डिक्ट आया है कि 308 में मजिस्ट्रेट विजिलेट करे, हर मजिस्ट्रेट विजिलेट करे
और पुलिस को भी डायरेक्शन है कि आप ऐसे करें, आप इन्वेस्टिगेशन ऐसे करें, आपने अरेस्ट करनी तो आप मेडिकल ओपिनियन के बाद करें, कम से कम इंजरीज की ग्रेविटी तो देखें ना, क्या है क्या नहीं है। वैसे ही हर आदमी को उठाया अंदर डाल दिया, और हर केस में 308 बनती नहीं ना, प्राइम फेसी आप देखें 308 बनती नहीं, तो आप बट क्यों सिर्फ लगा आम रहे हैं? आदमी को तो सेक्शंस का नहीं पता होता ना कि हाँ, वो हाँ, क्या हाँ, कर रहे हैं, हाँ। कौन सी धारा लगा रहे हैं, अब ये किस मकसद ये से लड़ाई लगा भी रहे जो थी हम वकीलों की, हमारी पर्सनल लड़ाई तो थी हैं। वो, जी ये तो हम अपने वकीलों को तो एक आउट ऑफ वे बताऊं तो वकीलों को तो फायदा है, जितनी सेक्शन ज़्यादा लगेंगी, सेशन टाइल केस बनेंगे, हमें फायदा है। लेकिन एक आम आदमी इफेक्टेड हो रहा है इसमें, समाज हमारा सोशल वर्क इफेक्टेड भी होएगा। जरूरी है सर। कल को नए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मान लो जेलों की तरफ हम धकेल देंगे, तो उनमें से वो बदमाश बन के निकलेंगे जेलों से। जेलों में जो कोई प्रवचन तो वहाँ सुनते नहीं, वहाँ तो वैसे ही लोग मिलने हैं, क्रिमिनल जो एंटासिड हैं वही मिलेंगे वहाँ पे, तो वो गलत चीज़ें ही सीख के आएंगे। तो ये जजमेंट जो रहा, ये रोहतक की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए कि वो अपनी कार्रवाई जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से करें। और एडवोकेट सुरेंद्र लोहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी आपने शेयर की और हमारे दर्शकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।